Hello students, in this video lecture we are going to cover quantum numbers. In my last video we discussed about quantum mechanics. Okay, what is quantum number? These are set of four numbers of which of with the help of which we can get complete information all about the electrons in an atom. Means they will give us information about all the electrons in an atom. Okay, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दी ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड बाय द क्वांटम नंबर्स वी कम टू नो, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर वी कैन नो द लोकेशन एंड एनर्जी ऑफ शेल. ओके, किस शेल में है और उस शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, एंड शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट. ओके, so in this way quantum number help us. Okay, they will tell us about location, energy, shape and orientation of the orbital in which the electron exists. Okay, and there are four quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. Okay, uh, to understand, let us take this box is a shell. Okay, clear? In a shell there are different subshells. Okay, there are so many subshells depending on the type of shell you are choosing. Okay, and in the subshell also there is further regions called as the orbitals. Okay, clear? So this is the representation of shell, subshell, orbitals. Means in shell there is number of subshells, and in subshells there is number of, in each subshell there is a number of orbitals. Okay, now we will discuss these quantum number one by one. Okay, first of all, principal quantum number. Okay, this quantum numbers tells us about the shell to which the electron belong. शेल को एनर्जी लेवल भी बोला जाता है कि किस शेल में होगा. जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बोहर, के, एल, एम, एन, दीज आर दी शेल्स विच द बोहर टॉक्ड अबाउट, कि फर्स्ट शेल को के बोलते हैं, सेकंड को एल, देन एम, देन एन. ओके, क्लियर? एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल एन. स्मॉल एन, small n has value 1 2 3 4 5 6, mean integral value, positive integral value will be there. Okay, clear? And this quantum number helps to explain main lines of spectrum on the basis of electronic jump between the shells. Okay, जब एक शेल से, जैसे सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हमने स्पेक्ट्रा में ही पढ़ा है. ओके, एट दैट टाइम एनर्जी इज रेडिएटेड. ओके, ओके, सो उसकी वजह से जो आपके पास स्पेक्ट्रा बनता है, जो हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ा था उसमें ये लाइंस थी ना. ओके, वैसे जिस जो भी एटम होता है उसमें जो लाइंस होती हैं वे ऐसी होती हैं. ओके, लाइक दिस, फिर ये बारीक लाइन, फिर मोटी लाइंस ऐसे, फिर गैप, फिर मोटी लाइंस, और ये फिर बारीक लाइन लाइक दिस, फिर मोटी लाइंस ऐसे. क्लियर? मीन्स ये जो मेन लाइंस हैं, जो जो थिक लाइंस आ रही हैं, ओके, इनको एक्सप्लेन करने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? इनको एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, क्लियर? क्योंकि ये जो लाइंस आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांजिशंस हो रही हैं. ओके, जो कि मेन लाइंस का रीज़न है. नेक्स्ट, दिस गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट, ये क्वांटम नंबर हमें एन, ये हमें किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? फर्स्ट, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके, जैसे हमें पता है फर्स्ट शेल होगा तो उसका डिस्टेंस, जैसे हम बोहर मॉडल के अगर अकॉर्डिंग समझें, अगर फर्स्ट एनर्जी शेल विल बी देयर, देन उसका डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से कम होगा. अगर सेकंड होता है तो उससे ज़्यादा, उसका ज़्यादा होता है, थर्ड का उससे ज़्यादा होता है. ओके, तो इट मीन्स इट टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. सेकेंड, इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, कि शेल की एनर्जी क्या होगी और शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उसके बारे में कौन बताता है? एन. ओके, और n equal to 1 is designated as k, n equal to 2 is designated as l, n equal to 3 is designated as m. मतलब शेल को क्या बोलते हैं? फर्स्ट शेल को k बोलते हैं, सेकंड को l, थर्ड को m. और एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर. ओके, वेयर n इज द नंबर ऑफ द
शेल विच यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, मतलब फर्स्ट शेल के केस में फॉर फर्स्ट शेल एल एन इक्वल टू वन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं उसमें, 2 × 1² 2। फॉर सेकेंड शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने आ सकते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर 8। और n इक्वल टू 3 थर्ड शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर मीन्स 2 × 9 मीन्स 18। ओके, मीन्स n विल गिव द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द शेल। ओके, शेल के n के अकॉर्डिंग उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पता लगाई जा सकती है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इट कैन अकोमोडेट, दैट कैपेसिटी इज इक्वल टू 2n²। okay, now the next quantum number is called as the azimuthal quantum number। इसी को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसी को सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसी को सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये चारों नेम इसी के लिए हैं एंड इट इज डेजिग्नेटेड बाय एल, स्मॉल एल। ओके, दिस हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन द फाइन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। जैसे मैंने बोला कि देर इज इन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स देर इज थिक लाइंस एंड देर इज थिन लाइंस। दीज थिन लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फाइन लाइंस। These lines can be explained with the help of this quantum number which is called as the secondary quantum number or maybe azimuthal quantum number. Okay, and it is also called as the angular momentum quantum number because it tell us about the angular momentum of an electron कि angular momentum क्या होगा किसी electron का। okay, and also to which subshell electron belong, और ये भी बताता है कि जैसे मैंने बोला कि शेल होते हैं। ओके, शेल होते हैं और शेल्स के अंदर रीजन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सब शेल्स, और सब शेल के अंदर रीजन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। ओके, क्लियर। इट मीन्स ये भी बताता है कि किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल में होता है, शेल के अंदर किसी ना किसी सब शेल में होगा किसी, और सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें उनमें से किसी एक ऑर्बिटल में होगा। ओके, तो ये क्वांटम नंबर हमें सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है। ओके, और एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू होती है 0 to n-1। ओके, फॉर गिवन एन, एंड मीन्स एल की वैल्यू जो है वो भी इंटीजर में ही आनी है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर n इक्वल टू 1 एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 to n-1 मीन्स 0 to 1-1 मीन्स 0। मीन्स एल इक्वल टू 0, देर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एल फॉर n इक्वल टू 1। फॉर n इक्वल टू 2 0 to n-1 means 0 to 2-1 0 to 1 means only two value 1 0 and 1। for n equal to 3 3 values 0 1 2। for n equal to 4 4 values 0 1 2 3। okay, means n equal to 1 का मतलब क्या है, first shell means first shell has only one subshell, second shell has two subshells, जितनी l की वैल्यूज आ रही हैं उतने सबशेल। n equal to 3 के लिए l की वैल्यू 3 आ रही हैं, it means third shell has 3 subshells and fourth shell has 4 subshells। okay, these are the number of subshell, means this is the way to calculate number of subshells in a particular shell। okay, clear। and according to the value of L, symbol is given to the subshell। okay, subshell is given the symbol, for example for L equal to 0 the symbol is S, for L equal to 1 the symbol is P, for L equal to 2 the symbol is D, for L equal to 3 the symbol is F। जब L की वैल्यू 0 हो उसको हम S सब शेल बोलते हैं, जब L की वैल्यू 1 हो उसको हम P सब शेल बोलते हैं, L की वैल्यू 2 को D सब शेल बोलते हैं, L की वैल्यू 3 को F सब शेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे n इक्वल टू 1 के लिए हमें पता है 0 वैल्यू आई, इट मीन्स जो फर्स्ट शेल है उसमें सिर्फ एक सब शेल होता है वो भी S, तो उसको क्या बोला जाएगा 1S। जो सेकेंड शेल है उसमें दो सब शेल होते हैं 0 और 1 वाला, मतलब S और P। मीन्स जो सेकेंड शब्द चल रहा है उसमें 2s और 2p होगा, ऐसे डेजिग्नेट करते हैं। 2s और 2p का मतलब क्या है कि सेकेंड शेल वाला s और सेकेंड शेल वाला p सब शेल। n इक्वल टू 3 के लिए 3s 3p 3d। ठीक है, क्योंकि s किसके लिए, जब 0 होता है उसको ऐसे बोलना है, और जब थर्ड का s है इट मीन्स उसको 3s लिखेंगे, जब थर्ड का p है उसको 3p लिखेंगे, जो थर्ड का d है उसको 3d लिखेंगे। ओके, s जो है वो स्फेरिकल होते हैं शेप में, जो p सब शेल्स होते हैं वो डम्बल्ड शेप्ड होते हैं, जो डी सब शेल्स होते हैं वो डबल डम्बल्ड होते हैं, और जो एफ सब शेल होते हैं वो ट्रिपल डम्बल्ड होते हैं, मतलब उनमें 3 डम्बल होते हैं, जैसे एक डम्बल ये हो गया, एक डम्बल ये हो गया, एक डम्बल ये हो गया, लाइक दिस। ओके, क्लियर।
इट मीन्स L इक्वल टू 0 S, L इक्वल टू 1 P, L इक्वल टू 2 D, L इक्वल टू 3 F। सब शेल का सिंबल क्या होगा वो डिपेंड करता है उस कौन सी L की वैल्यू उसको मिल रही है। ओके और जैसे इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं, इट मीन्स फ्रॉम वैल्यू ऑफ L यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो फॉर्मूला है आपके पास ये √L इंटू L प्लस 1 h/2 पाई, और h/2 पाई को h0 ऐसे लिखते हैं, h बार ऐसे भी लिखते हैं, नॉट h बार। ओके क्लियर। तो यहाँ से क्या डेजिग्नेट होता है, हमें पता है L की वैल्यू चाहे वो 1s है, चाहे वो सेकंड का s है, चाहे वो थर्ड का s है, चाहे वो फोर्थ का s है, सभी s के लिए L की वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी ना। इसके लिए भी L की वैल्यू ज़ीरो है, इसके लिए भी L की वैल्यू ज़ीरो है, इसके लिए भी L की वैल्यू ज़ीरो है। इट मीन्स और एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ L की वैल्यू पर डिपेंड करता है। इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड ओनली अपॉन द वैल्यू ऑफ L, नॉट n। n कुछ भी हो वो सिर्फ L की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कौन सा सबशेल है, S वाला है, P वाला है, D वाला है, F वाला है, कौन से वाला सबशेल है। ओके क्लियर। और जैसे S के लिए L इक्वल टू 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, √0 इंटू 0 प्लस 1, मतलब 0 आ जाएगा ना। ठीक है, तभी तो वो सफेरिकल होता है शेप में। ठीक है, और P के लिए क्या होगा, P के लिए वैल्यू होगी √1 इंटू 1 प्लस 2 h/2 पाई। इसके लिए वैल्यू आती है √3 h/2 पाई। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जीरो जब आता है तो शेप स्फेरिकल होती है, बट इनके लिए P के लिए, D के लिए, F के लिए एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं आएगा, तभी तो इनकी कोई ना कोई शेप बनी है। ओके क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द secondary quantum number, or you can also say that azimuthal quantum number, or you can say that angular momentum quantum number, or you can say that subsidiary quantum number, सारे इसी के नेम है। ओके now the third type of quantum number is the magnetic quantum number. It is designated by M or ML. Okay clear. This will tell us about the orbital to which the electron belong. ये हमें orbital की information देगा। शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स। ठीक है, और सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। ओके ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल होंगे, किसी शेल में कितने सब शेल होंगे वो डिपेंड करता है, और किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो भी डिपेंड करता है कि सब शेल कौन सा है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगा, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है। ओके और एम की वैल्यू भी इंटीग्रल वैल्यू ही आती है, मतलब इंटीजर में ही आएगी। ओके नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन दी जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। ये जीमन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। जीमन इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, सॉरी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों स्प्लिट हो जाती हैं। और स्टार्क इफेक्ट का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके क्लियर। तो इनको एक्सप्लेन करने में काम आता है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके इसको अभी डिटेल में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ओके बट आपको जीमन और स्टार्क इफेक्ट का मतलब मैं पहले समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ओके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। अब बात ये आती है कि किसी सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ये कैसे पता लगाएं। उसके लिए फॉर्मूला होता है, एम की वैल्यू जो है वो -L2 लेके +L आएगी। ठीक है, फॉर गिवन एल। जैसे L इक्वल टू 0 के लिए एम की वैल्यू क्या आई, -0 to 0 मीन्स 0, ए की वैल्यू आई। ओके मतलब L इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, S। इट मीन्स जो S सब शेल है उसके लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं, उसके कितने ऑर्बिटल होते हैं, ओनली एक ऑर्बिटल होता है जिसके लिए M की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब बारी आती है L इक्वल टू 1 मतलब P। ओके यहाँ लिख ही देते हैं S, L इक्वल टू 1 किसके लिए होता है P, L इक्वल टू D, L इक्वल टू 3 किसके लिए, F के लिए। P के लिए L इक्वल टू 1 तो M की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 2 +1 मतलब -1 0 1, तीन वैल्यूज़। ठीक है, D के लिए L इक्वल टू 2 तो M की कितनी वैल्यू हो सकती है, -2 -1 0 1 2, क्योंकि -2 2 +2 जाना है वाया 0 1 एंड इंटीजर के थ्रू। और सिमिलरली F के लिए L इक्वल टू 3 है तो M की कितनी वैल्यूज़ हैं, -3 2 +3। ओके और जितनी M की वैल्यूज़ आ रही हैं इट मीन्स उतने ही ऑर्बिटल्स हैं। जैसे P सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। D सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, क्योंकि M की वैल्यू 5 आ रही है।
एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7, क्योंकि 7 वैल्यू आ रही हैं। ओके, क्लियर? मीन्स फॉर गिवन एन देयर आर 2l प्लस 1 वैल्यू ऑफ m। ये फॉर्मूला शॉर्टकट आ गया। जैसे l इक्वल टू 1 पुट करोगे तो देखना यहाँ पे 3 बन जाएगा, तो 3 आ रही है ना m की वैल्यूज। l इक्वल टू 1 के लिए 3 वैल्यू आ रही है। l इक्वल टू 2 के लिए 2l प्लस 1 की वैल्यू क्या बनेगी? 2 इंटू 2 प्लस 1 5। ठीक है, तो 5 वैल्यूज आ रही हैं, 5 ही आएंगे। क्लियर? मीन्स फॉर गिवन l देयर आर 2l प्लस 1 वैल्यूज ऑफ m, मीन्स सब शेल कंटेन 2l प्लस 1 ऑर्बिटल्स। जितने m की वैल्यूज आई उतने ऑर्बिटल। जैसे s सब शेल के केस में m की a की वैल्यू आई 0, इट मीन्स एक ऑर्बिटल होता है s सब शेल में। p सब शेल के लिए m की 3 वैल्यूज आई, इट मीन्स 3 ऑर्बिटल होते हैं p सब शेल में। d सब शेल के लिए m की 5 वैल्यूज आर देयर, it means 5 orbitals are there in case of d subshell. And for f subshell there are 7 values of m, it means f subshell has 7 orbitals. Okay, और 1 orbital can accommodate 2 electron, ये याद रखना, important point है, ये extra point ऐड किया मैंने। means किसी एक ऑर्बिटल की कितनी कैपेसिटी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। ओके, क्लियर? And orbitals of a subshell have equal energy called degenerate orbitals. ओके ओके, सॉरी वेट, इससे पहले एक पॉइंट रह गया। जैसे p सबशेल में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, p 3 वैल्यू आई ना इनकी, -1 0 1, वो 3 ऑर्बिटल कौन से हैं? उनको बोलते हैं px py pz। d सबशेल में जो 5 ऑर्बिटल हैं उनको क्या बोलते हैं? dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। ओके, सिमिलरली f के लिए भी ऐसे ही 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, बट दे आर नॉट इन योर सिलेबस। ओके, क्लियर? जैसे एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड एक्स स्क्वेयर, लाइक दिस, ऐसे आपके पास एफ सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं 7। ओके, अब हम दोबारा नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब शेल हैव इक्वल एनर्जी एंड कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, मतलब डी में जो 5 ऑर्बिटल होंगे, डी सब शेल में जो 5 ऑर्बिटल होंगे, इन पांचों की एनर्जी इक्वल होगी। इनकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, मतलब मान लो अगर इसकी 1 जूल एनर्जी है तो बाकियों की भी 1 जूल ही होगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं किसी सब शेल में, दे हैव इक्वल एनर्जी। और ऐसे ऑर्बिटल्स को जिनकी इक्वल एनर्जी होती है उनको क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। दे आर कॉल्ड एज द डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, बट ये ऑर्बिटल डीजनरेट तब तक रहते हैं जब तक आपके पास जो सब शेल है वो अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, अंडर नो इन्फ्लुएंस। ओके, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मान लो आपने एटम के ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, उससे क्या होता है? उनकी डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है, मतलब वो डीजनरेट नहीं रहते। मान लो इसकी एनर्जी 1 जूल होगी, फिर इसकी 2 जूल होगी, इसकी 3 जूल होगी, इसकी 5 जूल होगी, इसकी 8 जूल होगी, लाइक दिस। मीन्स एनर्जी जो है वो सेम नहीं रही, डीजनरेसी जो है वो ब्लॉक हो गई है। ओके, और यही रीज़न होता है कि ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो ज़्यादा स्प्लिट कर जाती हैं और स्प्लिट हो जाती हैं, क्योंकि नए एनर्जी लेवल डेवलप हो जाते हैं। ओके, जैसे मान लो पहले 5 एनर्जी लेवल थे, पांचों सेम एनर्जी पे के थे, लाइक दिस। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, चाहे इसमें है, चाहे इसमें है, चाहे इसमें, चाहे इसमें, फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप भी करेगा तो भी क्या होगा? तो भी उसको ट्रांजिशन नहीं माना जाएगा, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं होगी। बट जब ये पांचों डिफरेंट एनर्जी के हो गए, लाइक दिस, मान लो ये ऐसा हो गया, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट करेगा उस टाइम भी तो एनर्जी लिबरेट होगी। क्लियर? ये जो नए एनर्जी लेवल बन रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ दी, सॉरी, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ डीजनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, these are the reason for splitting spectral lines in case of Zeeman effect and Stark effect. ओके, ये रीज़न होता है जीमन और स्टार्क इफेक्ट आने का। ओके, जीमन इफेक्ट क्या होता है? जीमन इफेक्ट होता है जब आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और स्टार्क इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब आपकी स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, last quantum number is the spin quantum number. Okay, this quantum number give information about the direction of spin of the electron.
कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है कि ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है, लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, ये स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। इट मीन्स जो एस की वैल्यूज़ हैं या बोल लो एम एस की वैल्यूज़ हैं, ये दो ही वैल्यूज़ हैं, इधर +1 और -1। जैसे मान लो क्लॉकवाइज को बोल दिया प्लस हाफ, नहीं नॉट वन हाफ, क्लॉकवाइज के लिए बोल दिया +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए बोल दिया -1/2। ये ऐसे भी बोल सकते हो, क्लॉकवाइज के लिए -1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए +1/2, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल लो। ओके, क्लियर। एंड दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा कि फेरोमैग्नेटिक होगा, ठीक है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय दी दिस क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, अभी बताता हूँ कैसे। क्लियर। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, और डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ओके, क्लियर। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले ये समझो कि जब ऑर्बिटल फुल फिल होता है, जैसे हमें पता है ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। जब उसमें दो के दो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो वो ऐसे फिल होते हैं, एक क्या होता है ऐसे दिखाते हैं, एक ऐसे दिखाते हैं। ऐसे दिखाने का मतलब क्या है कि ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर। तो एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ओके, तब हम मानते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो। बट जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, मतलब या तो उसमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या ऐसा है जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तब मैग्नेटिक मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। ओके, कैसे आती है? अब ये समझो, देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्पिन कर रहा होता है ना, तो उसके स्पिनिंग मोशन से, यह आपने 10th में पढ़ा होगा, उसके स्पिनिंग मोशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मतलब ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दिस बिहेव लाइक अ टाइनी magnet means spinning electron behave like tiny magnet। ओके, तो मान लो जब वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, उसका नॉर्थ नीचे आ रहा है, साउथ ऊपर आ रहा है, जो मैग्नेट का। और जब एंटी क्लॉकवाइज करता है तब उसके सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर। और क्लॉकवाइज के केस में मान लो आपके पास साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे होगा, सॉरी साउथ नीचे नॉर्थ ऊपर होगा। क्लियर। तो जब आप ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो है, इसका जो आपके पास नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, और इसके लिए नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर, तो इन दोनों का जो ओवरऑल आया, नॉर्थ ने साउथ को कैंसिल कर दिया, साउथ ने नॉर्थ को कैंसिल कर दिया, मतलब ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आई? ज़ीरो। तो जब आपके पास ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है उस टाइम उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाती है ज़ीरो। बट जब हाफ फिल्ड होता है, उसमें जब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं हो पाती, इसलिए हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट की कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है जब आपके पास ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। क्लियर। क्योंकि नॉर्थ साउथ बना, साउथ नॉर्थ बना ही नहीं, तो कैंसिल कैसे हुआ? तो ये एक टाइनी मैग्नेट रह जाएगा। और जितने ज़्यादा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे किसी एटम में, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। ओके, क्लियर। सो और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है? उसके लिए फॉर्मूला है √n × n+2 बोहर मैग्नेटन। बोहर मैग्नेटन इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, क्लियर। स्मॉल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट वेयर n इज डेजिग्नेटिंग नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी उतना ही ज़्यादा पैरा मैग्नेटिक नेचर, मतलब उतना ही ज़्यादा वो मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। जैसे किसी में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इट मीन्स उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आएगी? 1 × 1+2 √3 बोहर मैग्नेटन। किसी में n = 2 आएंगे तो क्या आएगा? 2 × 1+2 मीन्स √6 बोहर मैग्नेटन। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे ये मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक
मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ओके, ओनली हाफ फिल्ड, बस ये ध्यान में रखना, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट इन द मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि फुली फिल्ड ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज होता है स्पिन इलेक्ट्रॉन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अपनी ही मतलब दोनों टाइनी मैग्नेट ऑपोजिट बनते हैं, एक का नॉर्थ ऊपर बनता है, साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, दूसरे का साउथ नीचे नॉर्थ ऊपर, और ये आपस में ही एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, और ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस ऑर्बिटल इज ज़ीरो, वेयर इज दिस इज हैविंग नॉन ज़ीरो। और जितने ज़्यादा हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है जिनकी पेयरिंग नहीं हुई ऑर्बिटल में, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी किसी सब्सटेंस की। So this is all about the quantum number and how they help in determining the properties of substance, or you can say the property of electron inside an atom, of an electron inside an atom. So that is all about the quantum number. Thank you.